एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशन पॉइंट। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे वन बाय वन। नंबर 1 क्वेश्चन इज नॉर्मल एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो इन द ब्लड। तो एक बात आपको कंफर्म पता होनी चाहिए, ये क्या है? आपके प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन 3 होती है, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन। तो एल्बुमिन वाली जो प्रोटीन है, आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जो प्लाज्मा प्रोटीन मिलती है वो एल्बुमिन ही होती है। दिस वन इज अ मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन का नाम आता है, तभी आपको यही ऑप्शन बताना है। अबंडेंट का मतलब है सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, तो एल्बुमिन ज्यादा हो गई तो रेशियो क्या हो जाना चाहिए? एल्बुमिन हमेशा ग्लोबुलिन की डबल होगी, तो 2:1 के रेशियो में आपके ब्लड में एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन मिलते हैं। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। उसके अलावा कोई और भी आएंगे तो आपको पता होना चाहिए। 3 टाइप की हमारी ये प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, एक फाइब्रिनोजेन है। ठीक, फाइब्रिनोजेन क्या काम होता है? एल्बुमिन का काम है ब्लड में ऑस्मोटिक बैलेंस करना, ग्लोबुलिन का काम है आपका एंटीबॉडी बना के डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करना। ठीक, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा और डिफेंस मैकेनिज्म करेगा। एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस होती है? जब हमारे बॉडी में कोई एंटीजन आ जाता है, तो उसको किल करने के लिए एंटीबॉडी बनाने का काम इस वाली प्रोटीन का है। एंड नेक्स्ट इज अ फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन आपके क्लॉटिंग फैक्टर है। जब भी कहीं पे चोट लगेगी, कुछ होगा, तो उसको क्लॉटिंग एजेंट की तरह ये काम करेगा। आगे देखेंगे। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेक्स क्रोमेटिन प्रेजेंट इन। अब आपको पता है कि हर एक सेल में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो एक बात क्लियर कर लेंगे कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, याद रखेंगे। ये आगे से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यूबीसी के बारे में इसीलिए ही पूछा गया है। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की कैटेगरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका, ग्रेनुलेटेड डब्ल्यूबीसी और ए ग्रेनुलेटेड या नॉन ग्रेनुलेटेड डब्ल्यूबीसी। ओके, सबसे पहले ग्रेनुलेटेड आपको पता होना चाहिए। ग्रेनुलेटेड डब्ल्यूबीसी आपके वो डब्ल्यूबीसी हैं जिनमें आप स्टेन करोगे तो आपको ग्रेन्स दिखाई देंगे। ओके, ग्रेन, अगर आप इसका डायग्राम भी देखोगे तो क्लियरली समझ पाओगे। ग्रेनुलेटेड कैसे दिखाई देगी आपको? ग्रेनुलेटेड डब्ल्यूबीसी के 3 टाइप याद रखेंगे। नैब से याद रखेंगे। नैब से याद करने का एक और प्रॉफिट ये है आपको कि इससे याद करने, ये सीक्वेंस याद करने से आपको ये भी पता चल जाएगा किसके नंबर ज्यादा होते हैं। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, यूसिनोफिल उससे कम, और बेसोफिल सबसे कम प्रेजेंट होती है। न्यूट्रोफिल्स का डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ये इसका जो, अगर आप न्यूक्लियस देखोगे ऐसे, ये 3-4 लोब में डिवाइड होगा, मोर देन 2 लोब्स में। इसका जो न्यूक्लियस है मोर देन 2 लोब्स में आपको मिलेगा इस तरीके से। इओसिनोफिल्स को अगर आप देखोगे तो इओसिनोफिल्स का इस तरीके से कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियस का कोई शेप नहीं होगा, इस तरीके से डिवाइडेड है। एंड बेसोफिल में अगर आप देखोगे तो बेसोफिल का आपको डंबल शेप का दिखाई देगा। बेसोफिल का न्यूक्लियस जो है वो आपको डंबल शेप का दिखाई देगा। तो ये आपको डायग्राम के थ्रू भी पता होना चाहिए, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल के टाइप्स कैसे हैं देखने में। एंड नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी का दूसरा वाला टाइप, ए ग्रेनुलेटेड डब्ल्यूबीसी। ए ग्रेनुलेटेड डब्ल्यूबीसी जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, 2 टाइप के हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स ये दोनों क्या काम करते हैं? मोनोसाइट तो फैगोसाइटिक है, खाने का काम करेगा, जो भी एंटीजन मिलेगा उसको एंगल्फ कर लेगा। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाएगा। ओके, आगे देखेंगे। लिम्फोसाइट्स भी 2 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? ड्रम स्टिक लाइक इन अ लोब ऑफ न्यूट्रोफिल्स, या फिर ड्रम स्टिक्स लाइक अ लोब ऑफ अ बेसोफिल। तो ड्रम स्टिक लाइक लोब्स किस में दिखाई दे रहे हैं आपको? एक तो न्यूट्रोफिल्स में दिखाई दे रहे हैं, और बेसोफिल में तो डंबल शेप के दिखाई दे रहे हैं। ड्रम स्टिक लाइक दिस में, इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इओसिनोफिल्स में कोई पर्टिकुलर लोब है नहीं, और लिम्फोसाइट्स में भी कोई पर्टिकुलर लोब नहीं होते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में ऐसे लोब दिखाई दे रहे हैं आपको, दिस वन। तो यहाँ पे इस टाइप के न्यूक्लियस में लोब्स बने होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमेटिन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ड्रम स्टिक लाइक लोब्स इन अ न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इओसिनोफिलिया, इओसिनोफिलिया इज कॉज्ड बाय, इओसिनोफिलिया वो कंडीशन है जहाँ पे डब्ल्यूबीसी के इओसिनोफिल्स के नंबर बढ़ जाता है। इओसिनोफिल्स का नंबर कब बढ़ेगा, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि इओसिनोफिल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रिएक्शन। तो इओसिनोफिल्स जो आपके डब्ल्यूबीसी है वो क्या करेंगे, एलर्जिक रिएक्शन में बढ़ जाते हैं। तो एलर्जी रिएक्शन जहाँ पे भी होगी तो उस कंडीशन को इओसिनोफिलिया बोलोगे। इओसिनोफिलिया के यहाँ पे डिजीज के नाम दिए हुए हैं। टीनियासिस, टीनियासिस डिसऑर्डर्स वो है जो टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम एक स्पेशीज है आपकी फ्लैटवर्म्स की। तो जब ये आपकी बॉडी में पहुंच जाता है कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू या कंटामिनेटेड फूड के थ्रू, तब ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तब वहां पे एलर्जिक रिएक्शन कॉज होगी थ्रू द डब्ल्यूबीसी। एस्कैरियोसिस ये वही उससे रिलेटेड ही डिसऑर्डर है। ये एस्कलमेंथीज का एक मेंबर होता है एस्कैरिस, आपने सुना होगा एस्कैरिस। वो अगर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए तो वो भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल को, जहाँ पे डब्ल्यूबीसी एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट है हे फीवर, ये भी आपका इन्फेक्शन वाली डिजीज है। जितने भी इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स होते हैं, इन्फेक्शियस और इन्फेक्शन क्रिएट वाले डिसऑर्डर, उसमें इओसिनोफिल का नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस कंडीशन को इओसिनोफिलिया बोलेंगे कि एलर्जिक रिएक्शन आपको यही बताता है कि या तो इओसिनोफिल्स का नंबर बढ़ा है या बेसोफिल का नंबर बढ़ा है। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ अबव डिजीज, ऑल ऑफ अबव डिजीज और डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप एंटीजन आर, ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होगा कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, इस पर्सन का बी है, इस पर्सन का ए बी है या ओ है। तो आरबीसी के सरफेस पे देखा जाता है। अगर आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन मिलता है, एंटीजन अगर ए टाइप वाला मिलता है तो ए ब्लड ग्रुप है। ओके, आरबीसी के सरफेस पे चेक किया जाता है बस। एंड बी टाइप का मिलता है तो बी ब्लड ग्रुप है एंटीजन। अगर ए बी यानी ए और बी दोनों टाइप का एंटीजन मिलता है तब उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं मिलता है तब ब्लड ग्रुप ओ है। ओके, इस तरीके से ब्लड ग्रुप का डिटेक्शन किया जाता है। दैट मीन्स आंसर इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। इससे पता चलेगा कि पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है। लाइफ स्पैन ऑफ द प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन कितनी है, ठीक है। अगर हम देखें तो आरबीसी की लाइफ स्पैन आपको पता होना चाहिए 120 डेज। डब्ल्यूबीसी में अलग अलग टाइप्स के 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी हो गए ना, तो उनमें अलग अलग टाइप के अलग अलग लाइफ स्पैन होता है सबका। जनरली 2 to 4 वीक के अंदर ही हो जाएगा, 2 to 4 वीक्स के अंदर ही अंदर इसका लाइफ स्पैन परफॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का अगर आप देखोगे तो ये डेज में यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने 4 डेज, ये तो बहुत ही कम है, 1 वीक के बराबर भी नहीं हो रहा है। एंड ये देखोगे आप 20 से 30 डेज, ये तो 1 मंथ के बराबर हो जा रहा है, ये 3 मंथ्स के बराबर हो जा रहा है। नो, तो योर आंसर ये वीक्स में होते हैं। प्लेटलेट्स का जो काउंट होते हैं लाइफ स्पैन का वो वीक्स में आता है। 1 to 2 वीक और 3 वीक के नियर अबाउट। तो आपके डेज में अगर आप काउंट करोगे तो 9 to 12 डेज के, ये वाला ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 9 to 12 डेज लाइफ स्पैन अकर इन अ प्लेटलेट्स। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, हीमोक्राइट रेशियो। हीमोक्राइट हीमो वर्ड्स किससे रिलेटेड है, हीमो इज रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में होता है, आरबीसी में होता है, डब्ल्यूबीसी में नहीं है, प्लेटलेट्स में नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, यस। तो आरबीसी का काउंट कितना है टोटल ब्लड प्लाज्मा में, उस रेशियो को कहा जाता है हीमोक्राइट्स रेशियो, याद रखना। तो ये 4th ऑप्शन इज द करेक्ट। 7 नंबर क्वेश्चन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन फाउंड इन आरबीसी। अगर आप ब्लड में देखो 100 ml ब्लड में कितना ग्राम मिलता है आपको हीमोग्लोबिन का, तो एक मेजरमेंट है 12 to 15 ग्राम हीमोग्लोबिन फाउंड इन 100 ml ऑफ द ब्लड। अच्छा, तो अब इसमें पूछ रहे हैं आरबीसी में कितना परसेंट होता है मैक्सिमम। तो आपको एक और भी चीज पता होनी चाहिए कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन का ml वॉल्यूम कैरी करता है, 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये बात आप याद रखेंगे इन दोनों का, तब आप हर चीज में इस तरीके से कितने भी क्वेश्चंस आएंगे तब आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें। अब यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन पूछ लिया है, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए, दिस वन इज अ 36%। मैक्सिमम कंसंट्रेशन
जो कि आपका एक आरबीसी में फाइंड आउट होगा हीमोग्लोबिन का, वो कितना होता है 36%। नेक्स्ट, मैच्योर आरबीसी कंटेन, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस इज फाउंड इनसाइड द आरबीसी। तब क्या होगा, अब आपको ये वाली कंडीशंस पता होनी चाहिए। टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल और क्रैब साइकिल एक ही बात है। यहाँ पे उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको दो जगह ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप याद रखेंगे टीसीए साइकिल, क्रैब साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, तीनों ही नाम इसी के हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल, तो ये तीनों ही नाम इसके ही है, क्रैब साइकिल के ही नाम है। यहाँ पे ये तीनों साइकिल किस में परफॉर्म होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो न्यूक्लियस होता है मैच्योर आरबीसी में, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नो माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या ये वाली रिएक्शन हो रही होगी, नहीं हो रही होंगी, है ना। तो ये वाले ऑप्शंस तो होने से रहे, ऑल ऑफ अबव तो हो ही नहीं सकता। तो क्या बचा आपका, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम। यस, ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में जिसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुवेट दे देता है, तो ये वाली प्रोसेस आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो साइटोप्लाज्म तो है यहाँ पे, तो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम भी होंगे। ओके, तो ये दैट मीन्स ये वाली फिनोमिना परफॉर्म होनी है। ऑप्शन सेकेंड इज अ करेक्ट। ओके, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ यहाँ पे अगर आप देखोगे मैमेलियन आरबीसी आर, मैमेलियन आरबीसी, अगर आरबीसी का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, है ना, तो आपको मैमल में जो है वो बाय कनकेव स्ट्रक्चर मिलेगा, मैमल में जो है वो बाय कनकेव स्ट्रक्चर मिलता है। दिस वन इज फाइंड इन सॉरी ह्यूमन, ह्यूमन में अगर आप देखोगे तो अब आपको बाय कनकेव स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन बाकी अदर जो आपके मैमल्स हैं, जैसे डॉग, कैट, शीप, जितने भी हैं, बफेलो, तो टाइगर, लॉइन, तो ये सब जो है आपके मैमल, अदर मैमल जो है उनमें आपको सर्कुलर शेप की मिलती है आपकी आरबीसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ऑल मैमेलियन, तो इसका मतलब है दोनों टाइप के हो जाएंगे। एक चीज और भी कॉमन है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, तो नॉन न्यूक्लिएटेड बोलोगे या फिर ए न्यूक्लिएटेड बोलोगे। तो ऑप्शन देखोगे यहाँ पे क्या क्या है, बाई कनकेव एंड न्यूक्लियर, नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो मैमेलियन में आपको खाली ह्यूमन का याद नहीं रखना है, मैमेलियन की कैटेगरी में बहुत सारे अदर एनिमल भी आते हैं जिनमें आपको सर्कुलर शेप की आरबीसी मिलेगी। तो ऑप्शन वन इज अ करेक्ट, ठीक है, क्योंकि बाई कनकेव इन ओनली इन ह्यूमन, ठीक है, खाली मैमल में ह्यूमन नहीं, और सारे मैमल्स के अदर मेंबर हैं, जैसे कि आपके बहुत सारे हो गए, वेल्स भी मैमल में आता है, आपके डॉग, शीप, कैट, ये सब मैमल्स में आता है। तो ऑप्शन वन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबुलिन प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा मेनली इन्वॉल्व इन, ग्लोबुलिन प्रोटीन मैंने भी आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, इज फॉर डिफेंस फंक्शन, क्लॉटिंग के लिए फाइब्रिनोजिन, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए एल्बुमिन, एंड डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ग्लोबुलिन। तो ये तीनों आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ये आपको उनके फंक्शंस पता होने चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन, विच WBC रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड ऑल्सो एसोसिएट विद द एलर्जिक रिएक्शन, अभी एक क्वेश्चन आया था, इओसिनोफिलिया, ठीक है। तो एलर्जिक रिएक्शन में कौन करता है पार्टिसिपेट, इओसिनोफिल्स, तो यही होना चाहिए ऑप्शन, यस इज द करेक्ट आंसर। ए पर्सन विद, अच्छा अब यहाँ पे RH फैक्टर से रिलेटेड है, विच कौन सा है जो कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है एंड यूनिवर्सल डोनर है। अब O को आप समझते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, लेकिन O में भी कौन सा वाला, O पॉजिटिव और O नेगेटिव, ये कैसे पता चलेगा। AB को आप समझते हैं रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि AB पॉजिटिव वाला या AB नेगेटिव वाला। अब O इज अ यूनिवर्सल डोनर, RH फैक्टर आपको ये बताता है, RH फैक्टर यानी कि अगर पॉजिटिव है तो स्पेशल टाइप का कुछ एंटीजन है, पॉजिटिव है इसका मतलब है कुछ उस ब्लड के पास एंटीजन है, ठीक, चाहे वो A पॉजिटिव हो, चाहे B पॉजिटिव हो, या O पॉजिटिव हो, या AB पॉजिटिव हो, इसका मतलब है RH पॉजिटिव है। RH नेगेटिव का मतलब है कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, किसी भी टाइप का एंटीजन नहीं है। तो डोनर, यूनिवर्सल डोनर, डोनर को कैसा होना चाहिए, जिसके पास कोई एंटीजन ना हो। तो O नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर, O पॉजिटिव जो बच्चे समझते हैं वो बिल्कुल गलत है,
ओ नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर एंड रेसिपिएंट जो होगा वो नेगेटिव वाला तो हो नहीं सकता, जो सबसे ले ले, तो जो सबसे ले लेगा वो पॉजिटिव वाला ही होगा। ठीक है, तो ए बी के पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। ठीक है, कोई भी एंटीजन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास अपनी एंटीबॉडी नहीं है। और जनरली ए बी पॉजिटिव वाला आपका क्या होगा, सबसे ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके पास खुद के पास एंटीजन है ना, तो ये वाला सबसे ब्लड ले सकता है। तो ए बी पॉजिटिव इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड ओ नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर, याद रखिए। नेक्स्ट, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग अभी आ चुका है कि सरफेस ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पे देखा जाता है कि कौन सा टाइप का एंटीजन मिल रहा है। अगर ए टाइप का एंटीजन मिलेगा तो ए ब्लड ग्रुप है, बी टाइप का मिलेगा तो बी ब्लड ग्रुप है, ओ टाइप में तो होते ही नहीं है एंटीजन। ओके, अगर कोई एंटीजन नहीं है तब उसको डिनोट कर देंगे कि ये ब्लड ग्रुप ओ वाला पर्सन है। 14 नंबर क्वेश्चन, विच ल्यूकोसाइट्स हैज बीन, यस, बीन शेप्ड न्यूक्लियस, बीन शेप्ड न्यूक्लियस अगर आप देखोगे, नैब से याद करा था मैंने, बताया था आपको कि न्यूट्रोफिल्स में तो बहुत सारे लोब्स बने होते हैं इसके न्यूक्लियस में। ठीक है, बहुत सारे लोब्स बने होंगे। एंड बेसोफिल में, सॉरी इओसिनोफिल्स में इस तरीके का कोई भी शेप होगा। एंड आपका बेसोफिल में डम्बल शेप के बने होते हैं। तो डम्बल शेप को कभी बीन शेप मत समझना। बीन शेप आपको मिलते हैं मोनोसाइट्स में। बीन शेप इस तरीके से, बीन शेप इस तरीके से होगा, तो ये आपको मिलता है मोनोसाइट में, बीन शेप न्यूक्लियस। दिस हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस का क्या मतलब है कि हीमोग्लोबिन का लाइसिस हो जाना। हीमोग्लोबिन किस में होता है आपका, आरबीसी में, किसी भी कंडीशन में। जनरली ऐसा मलेरिया वाली कंडीशन में होता है, मलेरिया की कंडीशन में आरबीसी लाइसिस ब्रेक डाउन होने लगते हैं और उनमें से हीमोग्लोबिन बाहर आने लगता है आपके ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, तो आपका हीमोग्लोबिन का आरबीसी का रप्चर होना, दिस वन इज अ हीमोलाइसिस। लेकिन आरबीसी यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, ब्लड सेल दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन ये होगा, इसकी जगह आरबीसी भी दिया जा सकता था। ओके, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ब्लड सेल, माइन्यूट बाइट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेल, कॉमन सेल की बात की जा रही है, न्यूरॉन्स की बात की जा रही है, तो ये सब रिलेटेड नहीं है। योर ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट। 60 नंबर क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट ब्लड एलिमेंट, सबसे बड़ा है आरबीसी, देन डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स सबसे कम है, लेकिन काउंट की अगर बात की जाए तो आरबीसी आपके 5 to 5.5 मिलियन के अप्रोक्सीमेट होंगे। ओके, एंड डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो 6000 से 8000 है, और आपका प्लेटलेट्स 2 to 4 लाख होते हैं। ओके, तो आपको इनके नंबर्स भी पता होना चाहिए और इनका साइज भी पता होना चाहिए। सबसे छोटे कौन है, प्लेटलेट्स। 17 नंबर क्वेश्चन, इन ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का कंडीशन है जब डब्ल्यूबीसी का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ऐसा कब होता है, ब्लड कैंसर वाली कंडीशन में होता है। कितना बढ़ जाए, 1 लाख से भी ज्यादा चला जाए, अबव द 1 लाख, 1 लाख से भी ज्यादा चला गया, तब बोलोगे कि इस पर्सन को ब्लड कैंसर है। 18 नंबर डिसऑर्डर, 18 नंबर आपका फर्स्ट साइट ऑफ द होम्योपोइसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम्योपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड, ब्लड का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, कैसे बनता है ब्लड, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स आपके प्रोड्यूस होते हैं बाय द बोन मैरो। लेकिन जब आप अडल्ट हो, तो जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो तब तो बोन मैरो बना नहीं है, तब क्या होगा, मदर का वूम है, और यहाँ पे अगर एक जो वो है फीटस, क्या होता है सबसे पहले, फीटस यॉर्क सेल प्रोड्यूस होगा। यॉर्क सेल जो आप देखते हो एग में देखते हो ना येलो वाला पार्ट, ऐसे ही हर सेल में ऐसा प्रोड्यूस होगा एग सेल, सॉरी यॉर्क सेल। तो सबसे पहले यॉर्क से बनना स्टार्ट हो जाता है आरबीसी, सबसे पहली बार जो बनेगा यॉर्क सेक से ही बनना स्टार्ट होगा। उसके बाद फॉर्मेशन हो जाता है लिवर का, उसके बाद लिवर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी यॉर्क सेल तो हट जाएगा, लेयर्स बन जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म्स, देन लिवर का फॉर्मेशन हो गया, तब लिवर से प्रोड्यूस होगा। उसके बाद स्प्लीन से भी प्रोड्यूस होने लगता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, स्प्लीन से भी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट प्रोड्यूस होने लगेंगे। देन फाइनली सबसे लास्ट में बोन मैरो से प्रोड्यूस होगा। तो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4, ये सीक्वेंस है। तो सबसे पहले पूछा गया है फर्स्ट साइट, तो आपको यॉर्क सैक से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर यॉर्क सैक ऑप्शन में नहीं होता तब आपका आंसर होता है लिवर। तो इस तरीके से सीक्वेंस याद रखेंगे, सीक्वेंस याद होगा, ऑप्शन कुछ भी दे दी जाए आप आंसर बता पाओगे।
विच WBC हैज द मैक्सिमम लोब ऑफ द न्यूक्लियस, ये बात पहले भी हो चुकी है। सबसे ज्यादा लोब किसके पास है? न्यूट्रोफिल्स के पास है। बहुत सारे डम ऐसे ऐसे शेप के बने होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ड्रम स्टिक जैसे शेप बने होते हैं। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो इन, यस, कौन सी बोन बनाती है ब्लड सेल्स? बड़ी सी बोन है जो आपकी बड़ी लॉन्ग बोन्स होती हैं वह बनाती है, जैसे कि आपकी हैंड वाली ये ले लो ह्यूमरस, एंड लेग्स वाली फीमर, इनमें क्या मिलते हैं आपको? बोन मैरोज मिलते हैं। तो यहाँ बीच वाले पार्ट को बोलते हैं येलो बोन मैरो, ओके, और यहाँ वाले स्पंजी बोन होते हैं, इसको बोलते हैं रेड बोन मैरो, ओके, ये स्पंजी बोन्स होते हैं। रेड बोन मैरो जनरली आपका WBC RBC इन सबका फॉर्मेशन करते हैं। हालांकि जो आपकी येलो बोन मैरो है वो भी बनाती है, लेकिन बहुत रेयर केस में, जब आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ब्लड की जरूरत है तब बनाएंगे, ठीक है। रेड बोन मैरो से ही जनरली आपका ब्लड बनता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये पूछा नहीं है, यहाँ पे पूछा है कि सारी बोन ब्लड बन आई मीन सारी बोन्स ब्लड का फॉर्मेशन करती है, प्रोड्यूस करती है? नो, सम बोन्स, ठीक है, कुछ बोन ही कर रही हैं, जो लॉन्ग बोन है वही कर रही हैं, मोस्ट ऑफ बोन नहीं, एंड नन तो है ही नहीं। तो आपका सेकेंड आंसर इज करेक्ट। 21 विच WBC हैज अ मैक्सिमम लाइफ स्पैन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसका कितना लाइफ स्पैन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एसिडोफिल्स को याद रखना, ये इस नाम से भी आ सकता है इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी कहा जाता है, याद रखना, इज ऑल्सो कॉल्ड एसिडोफिल्स। तो इसी का ही लाइफ स्पेन सबसे ज्यादा होता है, एसिडोफिल के नाम से भी एग्जाम में आ सकता है। इओसिनोफिल अगर आप याद करके गए कि इसका लाइफ स्पेन सबसे ज्यादा है WBC में से, तब इसकी जगह एसिडोफिल भी आपको मिल सकता है, तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। 22 क्वेश्चन नंबर, ब्लड कंटेन, सिंपल है, ब्लड प्लाज्मा कंटेन करता है, ब्लड, ठीक है। कार्ब सेल्स कंटेन करता है WBC RBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। एंड आपका ब्लड प्रोटीन जिसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, आपका कौन कौन सा बताया मैंने आपको? ये हो गया प्लेटलेट्स, है ना। प्लाज्मा प्रोटीन बताएंगे कौन कौन से होते हैं? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन, ये भी होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव। 23 ए रिडक्शन इन द प्लेटलेट्स नंबर कॉज, यस, प्लेटलेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्लेटलेट आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर प्लेटलेट्स के काउंट कम हो जाएंगे, 2 लाख से 4 लाख होते हैं, अगर प्लेटलेट्स के काउंट कम हो जाएंगे तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा ना। तो इम्यून डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो हो नहीं सकता। कि प्लेटलेट आपका क्या रिलीज करता है? प्लेटलेट्स आपका रिलीज करता है, प्लेटलेट को ना कुछ और भी कहते हैं, प्लेटलेट को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। तो एक ये एंजाइम रिलीज करता है, इसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेस। अब इसका क्या रोल है वो आगे बताऊंगी मैं आपको, इसीलिए इसका नाम थ्रोम्बोसाइट भी है, याद रखना। नेक्स्ट, 100 ml ऑफ अ प्योर ब्लड कैरीज, ये मैं बता भी चुकी हूँ आपको कि 100 ml ऑफ प्योर ब्लड, हाँ, इसको कैसे काउंट करोगे? 100 ml प्योर ब्लड में कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम और अमाउंट मिलता है आपको? तो इसको निकालने के लिए एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई आपको कि एक हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितने 1.34 ml O2 के का वॉल्यूम है, ओके, O2 का वॉल्यूम है ये। इसके बाद अगर आपसे ये पूछा गया है कि 100 ml में कितना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 100 ml में हीमोग्लोबिन कितना है, 12 से 15, तो ऑन एन एवरेज आप लगा लो 15 ग्राम, 15 को इससे इंटू कर दोगे, निकल के आ जाएगा कि 100 ml प्योर ब्लड में कितना आपका ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। तो आपका ऑक्सीजन मिल जाएगा कितना, 20 ml। तो यही है आंसर, इस 20 ml, 100 ml प्योर ब्लड में आपको 20 ml O2 का वॉल्यूम मिलेगा। 25 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लियस ऑफ द ग्रैन्युलेटेड WBC इज मेनली, ग्रैन्युलेटेड WBC वाले न्यूक्लियस कैसे देखे थे आपको? लोब्ड बने हुए थे उसमें, सिंपल है, लोब्ड शेप। विच WBC इंक्रीज इन एलर्जी, बार बार फिर से ये क्वेश्चन आ गया एलर्जिक रिएक्शन में। अब यहाँ पे इन्होंने क्या चालाकी करी है, यहाँ पे इन्होंने एसिडोफिल्स दे दिया है, एसिडोफिल्स इज ऑल्सो कॉल्ड इओसिनोफिल्स। तो इओसिनोफिल्स से ही होता है, दैट मीन्स एसिडोफिल्स से होता है। How many polypeptide chain are present in a single molecule of hemoglobin protein? Yes, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को बनने के लिए 4 तो हीम पिगमेंट होते हैं,
कि 4 हीम पिगमेंट बना लो। ये हीम पिगमेंट किसी ना किसी प्रोटीन की चेन से जुड़े होंगे, ठीक है, तो वो चेन का नाम होते हैं, 4 ग्लोबुलिन की चेन मिलेंगी, 2 अल्फा चेन यहाँ पे लगी हुई है, अल्फा ग्लोबुलिन 2 हो गई अल्फा ग्लोबुलिन की, एंड 2 होती है बीटा ग्लोबुलिन, तो टोटल कितनी होगी 4। ओके, तो ग्लोबुलिन के कितने चेन आपको मिलेंगे, दिस वन इज द 4 आंसर, दिस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, थ्रोम्बोप्लास्टिन, आ गया यही क्वेश्चन, अभी मैंने बताया थ्रोम्बोसाइट रिलीज करती हैं, थ्रोम्बोसाइट को प्लेटेलेट भी कहते हैं, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से रिलीज हो रहा है, आपका प्लेटेलेट से रिलीज हो रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन, टी लिम्फोसाइट्स आर डिफरेंशिएटेड इन, एक चीज और है, ये आपने देखा था ए ग्रेन्युलेटेड डब्ल्यूबीसी या नॉन ग्रेन्युलेटेड डब्ल्यूबीसी भी कह सकते हैं, 2 टाइप के थे, मोनोसाइट्स, ये तो फैगोसाइट थी, खाने का काम करती थी, जो भी एंटीजन मिलेगा उसको खा लेंगे, एंड मोनोसाइट्स के अलावा दूसरी क्या थी, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट आपको 2 टाइप की मिलती हैं, एक है आपकी बी लिम्फोसाइट्स, दूसरी है टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स को बी सेल्स बोलते हैं और टी लिम्फोसाइट्स को टी सेल्स, लिम्फोसाइट भी लिखा मिल सकता है आपको। इन दोनों का ही फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, इन दोनों का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में, लेकिन टी लिम्फोसाइट को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, डिफरेंशिएट होती है कहाँ जाके, थाइमस में, थाइमस में स्पेशल ट्रेनिंग इनको मिलती है कि आपको एंटीजन को कैसे पहचानना है, ओके, और कैसे उसको अपनी मेमोरी सेल में रखना है, कैसे आपको बी सेल को प्रमोट करना है ताकि बी सेल ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी बनाए। बी सेल क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है, तो बी सेल वैसे एंटीबॉडीज बना रही है, लेकिन उसको ज्यादा इन्फ्लुएंस कब करना है, जब कोई एंटीजन का आपकी बॉडी पे अटैक हुआ है, कोई वायरल या कोई बैक्टीरिया का अटैक हुआ है, तब उस टाइम पे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो बी सेल को कौन बताएगा जाके, बी सेल को टी सेल जाके बताएगी, टी लिम्फोसाइट्स जाके बताएंगे, ओके। तो ये इसमें सिंपली पूछा गया है टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट कहाँ जाके होते हैं, तो टी लिम्फोसाइट्स का नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये इनका प्रोडक्शन थाइमस ग्लैंड में होता है। थाइमस ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड है आपकी, दिस वन प्रेजेंट इन अ चेस्ट एरिया, इज नियर टू द हार्ट, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, इसको डिस्ट्रोफी एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये थाइमस ग्लैंड का साइज रिड्यूस होता चला जाता है, जब आप ओल्ड एज में पहुंच जाते हो तो थाइमस ग्लैंड बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, इसीलिए ओल्ड एज पर्सन की इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है, ओके। चलो नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 30, एंटीबॉडीज आर द एब्सेंट इन विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ये अभी मैं बता चुकी हूँ, एंटीबॉडी किसमें नहीं होगी। अब देखो क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, अगर आपसे पूछा जाए एंटीजन किसमें नहीं होगा, आप सीधा सीधा बता दोगे ओ में। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देख लेना कि आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया एंटीबॉडी किसमें नहीं है। देखो एंटीबॉडी किसमें नहीं होती है, ए बी में नहीं होती, कोई भी टाइप की एंटीबॉडी नहीं होगी। ए वाला ब्लड ग्रुप में क्या होता है, देखते जाओ, ब्लड ग्रुप अगर ए है किसी पर्सन का, तब आप देखोगे कि एंटीजन उसमें मिलेगा ए टाइप का, एंटीजन सेम होते हैं, एंटीबॉडी डिफरेंट होती है, एंटीबॉडी इसमें मिल जाएगी बी टाइप की। अगर किसी पर्सन का बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन मिलेगा बी और एंटीबॉडी मिल जाएगी ए टाइप की। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए और बी दोनों मिलेंगे और एंटीबॉडी कोई नहीं मिलेगी। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन कोई नहीं होगा और एंटीबॉडी सबके लिए ही बनी है, इसीलिए ओ किसी से ब्लड नहीं ले सकता, ना ए वाले से ना बी वाले से, क्योंकि इसके पास दोनों टाइप की एंटीबॉडी पड़ी होती है, ठीक, तो ब्लड कोगुलेट कर जाएगा इनके साथ, ठीक। तो ये आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर क्वेश्चंस आपको